तो प्रैक्टिकली ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बाद में इसमें ना 6 सवाल बहुत अच्छे और भी, और वो सारे के सारे अब मैंने टेस्टों के लिए रखना है। अब वो अलग बात है कि आप लोग 6 के 6 इकट्ठे कर ले, तैयार कर लेना, या लक के ऊपर डिपेंड है कि आप एक सवाल तैयार करके ना मैं कोई और दे दूंगा। तो 6 सवाल इसके अभी रह गए मेरे ख्याल में ओवरऑल। तो वो मैं टेस्टों में टेस्ट करूंगा, करवाने वाला लास्ट आ जाए उसके बाद जैसे टेस्ट होगा उसके साथ में करूंगा। तो अगले हफ्ते एक टेस्ट होगा आपका बजटिंग का, नेक्स्ट वीक में जो भी इसका दिन डिसाइडेड है ना आपके मॉक के अंदर, उसके अंदर वीकली टेस्ट के अंदर, उस वीकली टेस्ट के हिसाब से आपका जो भी चैप्टर होगा साथ बजटिंग का एक सवाल जरूर होगा। तो इसलिए आप बजटिंग के ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ना कर लें, ठीक है। इसके जो पिछले लेक्चर्स हैं वो भी पूरे करें, जब जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो पूरे करें, जब वो पूरे हो जाए मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। नहीं, पहले पहले वाले पूरे करो। जब पहले वाले पूरे हो जाएंगे ना मुझे बता देना, जिस दिन आप बता दोगे उसके अगले दिन ही लेक्चर आपको मिल जाएगा। RS Enterprises is a family concern headed by Mr. Ramesh. It is engaged in the manufacturing of a single product, but under two brand name A and B. कहता B brand is high quality and over the past many years the company has been charging 60% higher prices as compared to brand A. यहाँ से ये तो भी क्लियर होगी ना, ब्रांड A की कीमत और ब्रांड B की कीमत में फर्क है। As the company has progressed, Mr. Ramesh has felt the need for better planning and control. He has compiled the following data pertaining to the year ended November 2008. ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन है। यहाँ ऊपर वाले पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हमें मिली कि A ब्रांड की प्राइस B ब्रांड की प्राइस में 60% प्राइस का फर्क है। चलें जी आगे चलते हैं। फिर यहां से हमारा सवाल फिर शुरू हो रहा है। कहते हैं आपने पिछले साल जो टोटल सेल्स किया है ना 5522 किया, मटेरियल लेबर ओवरहेड बता दिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस बता दिए। अगर आप पेपर में जब सवाल करोगे पहले सबसे पहले इसको कॉपी पेस्ट मारोगे, अमाउंट्स को नहीं, हेडिंग्स को, एलिमेंट्स को। वो लिखने के बाद अगर कोई नया एलिमेंट आएगा, आपको पता है हमारा एक तरीकाकार होता है 2 लाइनें छोड़ने का, यानी पहले जब लिखोगे ना प्रोडक्शन कॉस्ट उसके नीचे भी 2 लाइनें छोड़ेंगे, फिर फिक्स कॉस्ट लिखेंगे उसके नीचे 2 लाइनें छोड़ेंगे, फिर प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। कि अगर कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए जो ऑलरेडी इस सवाल के अंदर नहीं है वो ऐड कर देंगे। अब सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि आपने जो ए के यूनिट है ना वो कितने बेचे हैं 5400 और बी के 3600, और कहता है लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे ए पे लगते हैं और 6 घंटे बी पे लगते हैं। पहला 20% ऑफ द बी was sold to a corporate buyer who was given 10% डिस्काउंट। आपने जो बी की प्रोडक्ट है ना कारपोरेट कस्टमर को बेचते हो और वो उस कीमत पे नहीं लेता, वो 10% डिस्काउंट पे लेता है। द बायर हैज एग्रीड टू डबल द परचेज इन 2009, ये हमारा साल है। कहता है कारपोरेट कस्टमर कह रहे हैं हम ना अगले साल आप जितना भी इस टाइम बेच रहे हो ना हमें डबल कर देंगे। और आगे कहता है रमीज हैज एग्रीड टू इंक्रीज द डिस्काउंट टू 50%। पहले 10% डिस्काउंट दे रहे थे, अब उसको अगले साल, ये हमारे साल का डिस्काउंट होगा, पिछले साल का नहीं। आगे वो कहता है पहले अगर हम यहां तक देखें, बस यहां से हमारी सेल्स फाइंड हो सकते हैं। अगर हाँ आगे उसने अगर ये कहा है इन व्यू ऑफ द बेटर मार्जिन इन बी मिस्टर रमीज हैज डिसाइडेड टू प्रमोट इट्स सेल्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹250,000। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 2,50,000, ये तुम्हारे अदर एक्सपेंस में आ जाएगा सीधा सीधा। एज अ रिजल्ट इट सेल्स कस्टमर अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, क्या हो रहा है कि एज अ रिजल्ट इट सेल्स टू कस्टमर्स अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 30%, उसकी बाकी की सेल्स बढ़ जाएगी 30%। आगे वो कहता है however the production capacity is limited, he intends to reduce the production sale of A. If necessary, Mr. Ramesh has ascertained that 90% capacity has utilized during the year ended. आगे वो कह रहा है whereas the time required to produce 1 unit of B is 20% more than 1 unit of A. ये तो बहुत आगे की बातें चलेंगी। फिलहाल हम अपनी करंट सेल्स फाइंड करते हैं। जब भी आप सवाल हल किया करो ना तो एक एक चीज को अलग अलग पकड़ा करो।
इकट्ठा हल ना किया करो। हमारे पास अगर मैं यहां पर समझो कि फॉर्मेट मैंने कॉपी कर लिया सेल्स का, ये मेरी वर्किंग है, वर्किंग नंबर 1। पेपर में भी आप ना कुछ इस तरह से कर लिया करो, एग्जिस्टिंग, जब ये पिछले के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हो और एक से ज्यादा वो शफल हुआ काम। एग्जिस्टिंग डाटा अगर हम देखें, हमारे पास 3 तरह की सेल्स है, ए की, बी की और बी के कारपोरेट की। ए को कितने यूनिट सेल किए हुए हैं, बी को 3600 तो टोटल है, 3600 तो टोटल है, उसका 20% हमने किया हुआ है कारपोरेट को, कितना आ गया 20%, और 288। क्या इसके बारे में कोई मसला है? मैं बता देता हूं, ये देखिए, ये लिखा, ये डाटा मैंने यहां से लिया। ए को कितने यूनिट सेल किए, 5400, बी को कितने यूनिट सेल किया, 3600, लेकिन उस 3600 में यहां पर देखें 20% किए बी को। पहले तो ये डाटा ओके है ये, और टोटल सेल कितनी बताई हुई है वो मुझे बता दें। टोटल सेल 22 5 अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर होता ना इन सब की कीमत एक ही होती तो मैं सिंपल इन सब यूनिट पे डिवाइड कर देता, लेकिन कीमत चेंज है, कीमत आप, अब मैं ये तो नहीं हो कि आप जी पीआरसी के स्टूडेंट हो और मैं आपको छोटी छोटी बातें बताने बैठ जाऊं। ये तो सादा सी बात है कि टोटल सेल कैसे आती है, यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। और अगर मैं आपको सेल प्राइस पर यूनिट बता दूं, अगले साल की सेल उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने सेल प्राइस चेंज नहीं की, सेल प्राइस चेंज नहीं। अब मैंने लेट कर लिया, ए मैं बेचता हूं एक्स पर यूनिट पे, कितने का बेच रहा हूं, एक्स। बी में मैं बेचूंगा 1.60 एक्स। ये कैसे आया, 60% ज्यादा पे। मैं जो कॉर्पोरेट कस्टमर के बेचता हूं उसको बेचूंगा बी का 90%। वह बी का 90% कैसे आया, 10% डिस्काउंट, तो 1.60 का 10% होगा तो वो बन जाएगा 1.44x। गॉट इट। अब अगर मैं इक्वेशन वाली साइड पे जा रहा हूं, मैं सीपीएस भी लगा सकता हूं इसमें, लेकिन यहां पर सीपीएस लगाने के लिए ना जान चाहिए दिमाग की। मैं लगवाऊंगा सही, आपको पता बात तो मैंने नहीं आता, उस मामले में नहीं है। अब यहां पर आ गया, अगर मैं यहां पर लिखूं ना 5400x प्लस 1.60x इंटू 2880 प्लस 1.44x इंटू 720 इज इक्वल टू, लिख सकता हूं 5522 और यही है ना, उनकी सेल प्राइस को उनके यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो टोटल सेल आ जाएगी। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी ए की कीमत, x की वैल्यू क्या होगी, ए की कीमत, और उसको अब 1.6 लेंगे तो बी की कीमत, और उसका 1.44 लेंगे तो कारपोरेट कस्टमर की कीमत, तो आ गई सबकी कीमत। डन। तो निकालो x की वैल्यू, 500 आ रही है, तो इसका मतलब है 500 कीमत हो गई ए की, और उसका 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कीमत हो जाएगी बी की 800, और उसका 720 इन सब की सेल प्राइस पर यूनिट आ गई। खत्म हो गया सवाल। इसी सवाल में यही तो मसला था। अब एक टेक्निकल बात, ये टेक्निकल नहीं थी, मैं इसको टेक्निकल नहीं मानता, आपने माना है वो अलग बात है, ये टेक्निकल बात नहीं थी, सच में नहीं थी। नहीं, अगर इसको आप टेक्निकल कहते हो ना तो फिर आप में कोई टेक्निकल मसला है। मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर करके और अगर इस चीज को आप टेक्निकल कहते हो तो फिर तो हैरत है। नहीं, वो तो जहरी सी बात है, जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो स्प्रेड हुई होती है, शफल्ड होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपको इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दी जाए तो याद रखें टीचर की जरूरत ही खत्म हो जाए आखिरी पेपर में। टीचर्स आपको इसी में तो हेल्प करता है।
अब आपको आते हैं नेक्स्ट, अगले साल। अब सेल प्राइस पर यूनिट आ गई सबकी। अगले साल कारपोरेट कस्टमर आपसे डबल यूनिट खरीदेंगे। कितने यूनिट खरीदेंगे? डबल। मतलब पहले वो 720 खरीदते थे, अब वो 1440 यूनिट खरीदेंगे। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, तो अगले साल जो कारपोरेट कस्टमर की सेल होगी वो होगी 1440 यूनिट, लेकिन उसकी कीमत कुछ और होगी। पहले आप डिस्काउंट दे रहे थे 10%, 800 का, अब 800 का 15%, उसकी कीमत कोई और होगी। डन? मतलब अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 800 का 85%, 800 का, या ऐसा भी कर लो, पूरी कीमत ले लो। आई कैप ने जो इसका सोल्यूशन दिया हुआ है ना, आई कैप ने इसकी पूरी कीमत लेके फिर एंड पे डिस्काउंट माइनस किया हुआ है। पूरा फाइंड करके इसको 800 से मल्टीप्लाई करके एंड पे उसका 15% लेकर माइनस किया हुआ है। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो करो जरा, क्या करेंगे? 1440 को किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 80। एक नई सेल आ गई। ये 1440 कहां से आया? देखिए 800 बी की कीमत है, 800 बी की कीमत है। अगले साल आप लोग उसको 10% डिस्काउंट दोगे या 15% डिस्काउंट दोगे? तो 800 का 15% डिस्काउंट है तो 85% नहीं लेंगे 800 का। कोई इन्फ्लेशन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि सवाल आपने किया हुआ है। सिर्फ वेरिएबल और बाकी तो यही है ना। ये बात, ये कारपोरेट कस्टमर की सेल आ गई। हाँ, ये जो 800 आया है ना, तब हम उसको 10% डिस्काउंट देते थे। 800 का 90% लोगे तो 720 बनता है। लेकिन अब डिस्काउंट 15% है, तो अब 800 का 85% लेंगे। क्या लोगे? डायरेक्ट हाँ लेकर देख लो, क्योंकि डिस्काउंट 720 पर नहीं है, डिस्काउंट 800 पर है। पहले 800 का 10%, अब 800 का 15%। ठीक है, बात क्लियर हुई? कारपोरेट कस्टमर की सेल का पता चल गया। अब आओ जरा नेक्स्ट। कहता है जो आप लोग बी को बेच रहे थे ना, बी की चीजें, अदर देन कारपोरेट कस्टमर 30% सेल बढ़ गई उसकी। मतलब अब आप 2880 यूनिट नहीं बेचोगे। कितने बेचोगे आप? मैं अगर बी के बात करूं तो 2880 मल्टीप्लाइड बाय 1.30 कितने हो गए? 37। अब इतने यूनिट बिकेंगे, लेकिन इसकी कीमत 800 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 800। ये आ गई हमारी सेल्स कारपोरेट ऑफ बी की। अब सबसे आपको जो टेक्निकल बात लगी थी वो नहीं थी, अब टेक्निकल बात आना लगी है। अब वो कहता है ए पहले आपने कितने बेचे थे? 5400। अब जरा थोड़ा सा ना अपने आप को एक्टिवेट करें। मैं दोबारा सवाल का ग्राउंड समझाता हूं ताकि जो बात समझने वाली है ना वो ये अभी करने लगे। और ये मैंने आपको सवाल के अंदर कोई नहीं आया था, ये कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन सवाल ये है, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसका सवाल यही है। वो कॉन्सेप्ट क्या था जरा देखिएगा गौर से। दोबारा आए, आपने पहले बेचते थे 5400, ए को बेचा। दिमाग पहले खुला है या नहीं? बात खुल गया? पक्की बात है? नहीं, अगर वेट करना है तो कर लूंगा मैं, लेकिन ये 5 मिनट मुझे चाहिए आप लोगों के इफेक्टिवली। ओके है, चलो 5400 ए के, 3600 बी के पहले आपने बेचे। और इस 5400 में से जो 3600 है, ये आपने इसमें से 720 और 2880 का कमाल है, राइट? 20% और 80%। यहां पर आइए जरा, ये दोबारा पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। एज अ रिजल्ट, जो आप नई प्लानिंग कर रहे हो, इट्स सेल्स टू कस्टमर अदर देन कारपोरेट कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 30%। डन? 30% सेल्स आपकी बढ़ गई। लेकिन हुआ क्या? कहता है जो आप काम कर रहे हो ना अभी, हाउएवर द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 30% सेल बढ़ गई,
और सेल तो बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई एक तरह से, लेकिन उतनी हम प्रोड्यूस भी तो कर सकें। कहता है जो आपने, ही इंटेंड्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन सेल ऑफ ए इफ नेसेसरी। कहता कभी ऐसा हो ना कि जी ए की डिमांड और बी की डिमांड आ गई और हमारी डिमांड लिमिटेड है, प्रोडक्शन लिमिटेड है, और हम फिर ए के यूनिट कम कर देंगे लेकिन बी को पूरा करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि 1440 ये भी बेचने ही बेचने हैं, डबल किए थे ना, और इसको 30% बढ़ाया है तो कितना आया 37, ये भी हमने बेचने ही बेचने हैं। मतलब बी के टोटल कितने यूनिट बनाने हैं, करो जरा इसको, कितना 5184। बी के आपने चाहे यूनिट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इसके बनाएंगे। अगर किसी को कुर्बानी देनी पड़ी तो ए के यूनिट कम कर देंगे, जितने कम कर सकते हैं। कोशिश तो यही होगी ना कि पूरे ही हो जाए, लेकिन इन केस प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से कोई मसला आता है तो ए के यूनिट रिड्यूस कर देंगे। पहले एक यूनिट हम कितने बेच रहे हैं, 5400। अब आगे देखिए, कहता है मिस्टर रमीज हैज असर्टेड दैट 90% कैपेसिटी वाज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये ऊपर पड़े है ना, ये 90% है। इसका मतलब है अगर आप अपना काम 100% पे ले आओ तो ए कितने बना सकते थे, 5400 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6000। और बी कितना बना सकते हो, 4000। लो जनाब, और इसकी डिमांड कितनी है, 5। इसका मतलब है कोई चक्कर है, 1184 यूनिट एक्स्ट्रा डिमांड हो गए जो बी की कैपेसिटी के अंदर नहीं है, जो बी की कैपेसिटी के अंदर। लेकिन हमने ये 1184 यूनिट किसके सैक्रिफाइस कर देने हैं, ए के टोटल 6000 बन सकते हैं, ए के टोटल 6000। लेकिन भाई अगर सादा बात होती ना, सिंपल, हम 6000 में से 1184 माइनस कर देते और उसमें 1184 ऐड कर देते। लेकिन प्रॉब्लम ये आगे देखें, वो कहता है वेयर एज यहां पर टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बी 20% मोर देन द टाइम ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए। इसका मतलब है हमें ए के ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे या कम यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। क्योंकि देखें बी पर कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 20 मिनट, और ए पर लगता है घंटा, तो बी पर कितना लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब है कि अगर आप एक पूरा यूनिट सैक्रिफाइस कर दो ना ए का, तो बी का फिर भी एक यूनिट नहीं बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर 20% ज्यादा टाइम लगेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ए के आखिर कितने यूनिट सैक्रिफाइस करें कि बी के 1184 बन जाए। ये 1184 बोला कैसे पता चला, टोटल 5184 चाहिए, लेकिन उसकी 100% कैपेसिटी पे 4000 बन सकते हैं। देखिए ये मैं मजीद थोड़ा सा एक दफा यहां पर ये साफ कर देता हूं। अब देखिएगा जरा, ये 90% कैपेसिटी है आपकी पहले वाली। अगर वो 100% कैपेसिटी इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये कितना बन जाएगा, 6000, और बी कितना बन जाएगा। लेकिन बी की डिमांड डिफाइन है, डबल ऑफ कारपोरेट कस्टमर और 30% इंक्रीज अदर देन कारपोरेट। हमने उसको प्लस किया तो बी बनाना पड़ेगा हमें 51, इतना हमें हर हाल में बी बनाना ही बनाना। लेकिन बी ऑलरेडी कैपेसिटी से कितना बन रहा है, 4000। एक्स्ट्रा कितना बनाने हैं। एक सवाल हमने पढ़ा था बाहर से खरीद ले, अगर बाहर से खरीद लेते तो 11084 मल्टी 1184 कल वाला सवाल था। लेकिन ये बाहर से नहीं खरीदना, बाहर से अवेलेबल नहीं है, अपने ए के यूनिट कम कर लो। ए की डिमांड कितनी है पता है, 5400, वो नहीं बढ़ी, लेकिन 6000 बन सकते हैं। ए कितने बन सकते हैं, इसका मतलब है अगर हम 1184 सैक्रिफाइस कर, सॉरी अपने बनाते हैं बी के, तो हमें उसके कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। अब आप ये मुझे रेशियो फाइंड करके बताओ। टाइम का रेशियो 20% ज्यादा टाइम लगता है। कितना परसेंट ज्यादा टाइम लगता है, 20%। तो बताओ मुझे ए के कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, ये आपका काम है। 987 98। अच्छा मैं क्योंकि अब आप लोगों को फाइनल पेपर है आपके, हाँ ये चीज ऐसी बोंगी नहीं मारनी, बोंगी मारो रज के मारो, लेकिन ऐसी बोंगी ना हो। 1421।
पता चला, मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये लाजमी सोच लिया करो कि हमारा आंसर कम आना है या कोई फिर आपकी परसेंटेज नहीं गलत हो सकती। अब देखिए उसके ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तब बी के कम यूनिट बनेंगे 1184, क्योंकि बी के ऊपर ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसके लिए वही सादा वही मसला, ये तो 20% का तो पता चल गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1184 मल्टीप्लाइड बाय 120 ओवर 100 कितना आ गया? इसका मतलब है 1421 यूनिट हमें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे ए के। 6000 बन सकते हैं, अब इसके 1421 यूनिट्स नहीं बनाएंगे। इसके कितने यूनिट बना लेंगे फिर? 4579। हम ए के 4579 बनाएंगे, बी के पूरे पूरे बनाएंगे और अपनी 100% कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो जाएगी। ये मसला था, ये पॉइंट था सर। वही ना, आप लोग कुछ और समझ के बैठ गए थे, सबने सेल के बारे में कहा, इसके बारे में तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया। असल तो पॉइंट ये था। नहीं मैं नहीं, आप जैसे भी पूछा सेल नहीं फाइंड हुई, सेल नहीं फाइंड हुई। नहीं सेल तो हो गई, सेल प्राइस पर यूनिट तो फाइंड हो गई थी ना। चले नहीं, सेल प्राइस तो सबकी आ गई ना। देखो मैं सेल प्राइस पर यूनिट की बात कर रहा हूं, जैसे ये इसकी, हाँ ये सीधा था। ये वाला मुश्किल ज्यादा था मेरे लिए। अच्छा चले हो गया। अब हमने ए के कितने यूनिट टोटल, अब नए 2009 में कितने यूनिट? एक यहां पर 4 5 पता भी चल गया ये कैसे फाइंड हुए। टोटल 6000 बना सकते थे, लेकिन वो उसके यहां पर 3744 पूरे करने के लिए और 1440 पूरे करने के लिए ना हमें वो सैक्रिफाइस कुछ करना पड़ा। ठीक है, अब सेल प्राइस पर यूनिट सबकी बताई हुई है, उसको मल्टी हर यूनिट भी आ गए, वो यूनिट फाइंड हो गए ना, और पर यूनिट चीजें गिवन है, सारी फाइंड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। लेकिन इसमें टेक्निक, ये सवाल में जगह जगह बॉम्ब है, जगह जगह, ये एक जगह पर नहीं है। ये सारा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल है। आप जो कहते थे ना कि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये होती थी। यानी ये भी एक सवाल पेपर में आता था 15 से 20 नंबर का। एक सवाल मैं आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का करवाऊंगा, वो भी आता था। ये 2 सवाल तो कंफर्म आते थे ना। उसके बाद सवाल ये प्रोसेस अकाउंट होता था, डिसीजन मेकिंग होता था, उसके बाद सवाल होते थे, उनको तो कोई सवाल ही नहीं समझता थे। असल कॉस्ट अकाउंटिंग ये होती थी जब कैफेट होता था। बस अब देखिएगा जरा, आपके पास ए बी, अच्छा आई कैप का सोल्यूशन में अगर आपसे डिस्कस करूँ ना, उसने इस तरह से किया हुआ है। ए के कितने यूनिट आ गए? 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय उसकी कीमत कितनी है? 500। कीमत में उसकी कोई रद्द बदल नहीं हुआ। बी के कितने यूनिट सेल हुए? 3744 मल्टीप्लाइड बाय 800। और उसने क्या किया? उसने ऐसे नहीं किया आई कैप ने, उसने इसके टोटल यूनिट कितने बनाने थे हमने? टोटल 51 मल्टीप्लाइड बाय, उसने 800 कर दिया। फिर उसने क्या डिस्काउंट माइनस कर दिया। 1440 मल्टीप्लाइड बाय 15, यानी इसका 800 मल्टीप्लाइड बाय 15%। इस तरह से भी किया हुआ। आप ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। और अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हो वो भी बड़ा अच्छा तरीका है। ए की सेल आ गई 4579 मल्टीप्लाइड बाय 500, बी 3744 मल्टीप्लाइड बाय 800, और बी कॉर्पोरेट कस्टमर 1440 मल्टीप्लाइड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 85। सेल हमारी हो गया, यूनिट भी आ गए। अब हमारे पास जो यूनिट है ना, तो वो हमें पर केजी पर यूनिट फाइंड करते वक्त तो हर जगह हेल्प करते जाएंगे। यूनिट फाइंड हो गए, अब आपने लेबर आवर फाइंड करने हो आपने, क्योंकि लेबर आवर पर यूनिट भी तो बताए हुए हैं ना, एक यूनिट पर कितने घंटे लगते हैं, फिर टोटल आवर्स फाइंड करते जाएंगे। यहां तक ओके है ये चीज, मेरे ख्याल में अब सेल आपकी ओके है, तो फिर आगे चलते हैं। डिस्काउंट होते प्राइस पे, वो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई इक्वल हो जाता है और अलग से यूनिट्स पर मिलेगी। अब ये तो नहीं किसी को कहेगा कि आपको मैं 1 यूनिट नहीं उसका 90% बेचूंगा, ऐसा तो नहीं है।
हाँ, लिखने की हद तक ठीक है। चलें जी, ये सेल की वर्किंग होगी और आपने जो आंसर आएगा वो अपने सेल जो आपने फॉर फ्रेम बना लिया होगा ना, उसमें जाकर सेल की जगह ये अमाउंट पुट कर देंगे। अब चलते हैं मटेरियल के ऊपर। मटेरियल की कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट और नई कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट पहले कितनी लग रही थी? 231000। अब यहां पर देखिए जरा, ये उसने एक अच्छा काम किया है। 2.4 kg of the same raw material in use for both brand, but the process of manufacturing B is slightly complex and 10% of all raw material is wasted in the process. Wastage in B A is 4%. मतलब जो वेस्टेज होती है इसकी ए की वो 4% है और जो बी की वेस्टेज होती है वो 10% है। तो ये सिंपल है कि अगर हमने इतनी वेस्टेज होती है तो हमने खरीदने को 100% नहीं है। तो ए के लिए हम जो केजी लेंगे वो करेंगे डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 100 और जो बी के लिए है डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि उसकी जो वेस्टेज है ये सिंपल आप 0.94 या 0.90 पर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2.4 केजी रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूं, ये मटेरियल की वर्किंग करने लगा हूं। पहले मैं पुरानी वर्किंग करूं, वो कहता है कि सेम लगते सेम यूनिट्स। पुराने यूनिट कितने लगे, केजी कितने लगे होंगे और नए केजी कितने लगे होंगे। पुराने केजी कितने हैं, पुराने कितने यूनिट थे? 5400 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 मल्टीप्लाइड बाय एक केजी के लिए, एक यूनिट के लिए 2.4 केजी है। तो और इसका वेस्टेज कितना है? 100 ओवर कितना? 13500। अब बी का आ जाए तो इसके कितने यूनिट थे? 3600 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 पर केजी और वेस्ट होने के बाद 100 ओवर 90। ये इतने केजी आपने खरीदे थे पिछले साल, तो एक यूनिट पे 2.4 केजी लगे है ना, वो तो रिक्वायर्ड है। हम खरीदेंगे तो ज्यादा ही ना, इतना तो नेट लगेगा 96% और हमें खरीदना तो 100% पड़ेगा। टोटल कितने केजी खरीदे थे लास्ट ईयर में? 231। और इसके ऊपर अगर आप गौर फरमाओ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? ये है मटेरियल की कॉस्ट। इसको डिवाइड कर दो 231 तो आपके पास 1 केजी की कॉस्ट आ जाएगी। 1 केजी की हमने केजी निकाले हैं ना, हमारे पास 1 केजी की कॉस्ट आ गई। अब हमने नया ए के कितने यूनिट बनाए? ए के कितने बनाए नए? 4 5। हर यूनिट पर कितना लगता है? 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर। ये क्या चीज आएगी आपके पास? ये आके नंबर ऑफ केजी जो आपको अब रिक्वायर्ड है। कितने कितने केजी चाहिए अब? डबल वन नहीं केजी है। ये देखे ना, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2.4। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने केजी चाहिए? ये केजी फाइंड हो गया। डबल 1 डबल 4 और आपने भी कितने यूनिट बनाने हैं? बोला 5 1 5 1 8 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 90 1 2 138। इसका मतलब है आपको इतने केजी खरीदना पड़ेगा। बताया जरा। 25 27
25,272 kg आपको खरीदना पड़ेगा अब 2009 में, या जो भी आपका साल बनता है। पिछले साल आपने खरीदा था 23,100 kg, अब आपको खरीदना, लेकिन पिछले साल की कीमत और इस साल की कीमत में फर्क है। ये एक और टेक्निकल बात है, वो देखते हैं जरा। ये तो मैं कहता हूं कि ये जो सवाल होना चाहिए ना, मटेरियल का अलग हो, लेबर का अलग हो, सेल का अलग हो, ये पूरा एक सवाल अलग अलग बनना चाहिए। आए जरा यहां पर आए। द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज रिमेन द सेम फॉर मेनी इयर्स। पिछले कई सालों से कीमत 100 रुपए पर केजी चल रही है। However, the supplier has indicated that the price will increase by 10% with effect from 1st March 2000। 110 रुपए कीमत तो हो जाएगी, लेकिन हमारे पूरे साल की नहीं, 9 महीनों की। देखो ना कब से शुरू होनी है, 1 मार्च से, और हमारा ईयर एंड क्या है, नवंबर 30 नवंबर 2009। अब मार्च के स्टार्ट से, अब मार्च का महीना भी इंक्लूड करें तो तीसरा महीना 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 महीनों में कीमत 110 होगी, 3 महीनों की कीमत 100 रुपए होगी। अब इसके दो तरीके हैं, या तो ऐसा करें जितने केजी हमने खरीदने हैं उसको 3/12 से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरे को 9/12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कहेंगे इवनली थ्रू आउट द ईयर। पहले वाले को मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई बाय और फिर प्लस कर लें। एक और तरीका होता है वेटेड एवरेज प्राइस का, वो टाइम के साथ वेट भी किया जाता है। मैंने आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बताया था। वो क्या कि आपकी 100 रुपए कीमत कितने दिनों की है, 3/12 प्लस 110 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, कितना आ गया? ये वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगी आपके पास। 107.5। आप ये वेटेड एवरेज प्राइस ले लें, सबके साथ इसी को मल्टीप्लाई कर दें। और इंटरेस्टिंग बात, आप उस तरह से भी करोगे आंसर फिर यही आएगा। सिर्फ नंबर ऑफ केजी नहीं लिखे ना इसमें, बाकी तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 और 110 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। और अगर आप नंबर ऑफ केजी भी लिखोगे तो जवाब आपका सेम आएगा। तो अब आप हमारे पास आ गया मटेरियल की कॉस्ट आ गई, ये 25272 को मल्टीप्लाई 107.5 पे करेंगे, आपकी मटेरियल की कॉस्ट। अब अपनी अपनी मटेरियल की कॉस्ट देखते जा, अमाउंट भी देखते जाओ, सारा कुछ देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। अब हमने पहले पुराने केजी फाइंड किए, फिर नए केजी फाइंड किए। अब वो लेबर बहुत आसान है इसमें, लेबर में इतना इशू नहीं था। अब आते हैं लेबर पे। लेबर पे उसने किसी जगह नहीं कहा कि कोई एफिशिएंसी में फर्क पड़ा है, कोई लेबर के बारे में तो उसने जिक्र करना भी गवाह नहीं किया, वैसे वो भी कर ही देता। वो पहले जान निकाली थी तो एक और गोली मार देता तो क्या फर्क पड़ना। नहीं, इन्फ्लेशन है, वो तो इन्फ्लेशन तो नहीं कुछ करता ना, एफिशिएंसी में मजा आता। इन्फ्लेशन तो सिंपल ये है कि उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.15 से। लिखा हुआ डायरेक्ट लेबर पर आवर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 15%। तो पहले हम पुराना फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद वो तो पिछला निकालना तो बहुत। पिछले आपने कितने यूनिट बनाए बताओ? ए के 5400, और एक यूनिट बनाने पे कितने घंटे लगे थे बताया हुआ। ये देखिए 5 घंटे ए को बनाने के लिए और 6 घंटे बी को बनाने के लिए, और टोटल लेबर कॉस्ट बताई हुई है ऊपर आपको 777,600। लो जी 5400 मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे 5, और 3600 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ गया 27,000, नीचे 216, टोटल 48600। वो तो अगले साल है, अभी तो पिछले साल की पर आवर फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? पर आवर। अब हमें कितनी कॉस्ट पड़ी थी पिछले साल? 12। पिछले साल की कॉस्ट टोटल 6 नहीं, हाँ ये वाली 777
ये इतनी कॉस्ट पिछले साल पड़ी थी और इतने घंटे काम हुआ था पिछले साल, समझ लगी? डिवाइडेड बाय 48600, 1 घंटे की कीमत आ गई पूरा 1600 या 16, 1 घंटा आपने सोलर पैक का पे किया था। अब आपने ए के नए कितने यूनिट बनाए? 4579। टाइम आपको 5 घंटे ही लगेगा। कीमत 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.15% बढ़ा है ना। फिर बी के 5184, बी का कितना था? 51। हर यूनिट को बनाने के लिए टाइम कितना चाहिए? हर घंटे की कीमत 16 मल्टीप्लाइड बाय 1. नई लेबर आ गई। ये तो इसमें टेक्निकल क्या था, बस पर आवर रेट फाइंड करना था। बाकी तो अगर ये फिर वही मैं कहूंगा कि अगर ये आपको टेक्निकल लगे ना तो कोई टेक्निकल मसला है। हाँ, ये वेरिएबल ओवरहेड था। अच्छा, वो भी एक अच्छा पॉइंट था, लेकिन वो अब इतना अच्छा रहेगा नहीं। अब आते हैं इसके वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि ये मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड भी आ गया। वेरिएबल भी मुझे लगता है कि हो सकता था कि थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर 40% प्रोडक्शन ओवरहेड आर फिक्स्ड। लो जी 40% अलग कर देंगे। दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 5% और उसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिक्स्ड ओवरहेड तो हो गया। अच्छा, मैं क्योंकि टाइम कम रह गया, पहले एंड वाला देखते हैं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग कैंपेन, कुछ जो 2.5 लाख कैंपेन पे लगाना है उसके अलावा 10% बढ़ा देंगे बस। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस कैंपेन की कॉस्ट 250,000 ऐड करेंगे अलग से, वो जो इस साल हो रही है, और बाकी कॉस्ट को 10% बढ़ा देंगे। हम ये करते हैं। और जो ओवरहेड कितने की मैंने आपको 630,000 का 40% तो अलग करेंगे। ये 630 किसकी है? प्रोडक्शन के बताने हैं। इसका 40% अलग करके ना उसका 1.05 से मल्टीप्लाई करके बढ़ा दो। अब आ जाए 60% पे। उसके बारे में क्या करें? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट बी आर ट्वाइस द वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ए। इसमें फिर उन दोनों के अलग अलग यूनिट का रेट फाइंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब अलग अलग यूनिट फाइंड बनाए हैं ना, तो उसका अलग अलग कहता है फॉर 2009 द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द वेरिएबल ओवरहेड एस्टिमेटेड 10%। पहले हमें पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड चाहिए, दोनों के अलग अलग, दोनों के अलग अलग। सेम वही फार्मूला जो अभी हमने फाइंड किया था उसके लिए, मटेरियल के लिए। देखें ए बी, ए के कितने यूनिट है, बी के कितने हैं? किस पे डबल है ओवरहेड? बी पे। अगर ए के एक्स है तो बी के 2x हो गए, तो 5400x टोटल ओवरहेड ऑफ ए प्लस 7200x लिख दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, वो टोटल लिखेंगे उसका 80% या 60% लेंगे, क्योंकि 40% तो फिक्स है ना। 60% कितना आया? 370। यहां से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू आएगी a की और 2x हो जाएगा b। x कितना आ रहा है? 30। अगर ये 30 आएगा तो ये अब a के देखिएगा, a के अब नया यूनिट कितने है भला? 4579 मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन, और इसके यूनिट कितने थे नए? 5184 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1. इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर हो गया? तो ये सवाल मैंने इसलिए तो कहा था लाजमी करके आना। आप लोग जो नए इस बात को समझते ना वो बहुत गलत कर रहे हैं, उसकी वजह कि जब तक आप ये सवाल करके नहीं आओगे, मैं तो कहता हूं फिर भी इस दफा इंतजार करने का आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो मैंने करवा दिया। आप हाँ, ये तो है कि इसमें ये ब्यूटी है कि आप जब 10 दफा भी करें तो 11वीं दफा करें तो ऐसे लगेगा जब नहीं पहले दफा करें। जीरो बेस बजट।